नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं संजीव शर्मा आपके मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी पर हाजिर हूं एक बार फिर से आज दिन भर की खबरें लेकर। लेकिन आज हम बाकी जो खबरें हैं उनको संक्षिप्त में ही लेंगे और मूल रूप से आज हम JOA जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंस IT वाले हैं, JOA IT वाले 817 उनकी बात करेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, बाकी चीजें भी करेंगे, ओमिक्रॉन की बात भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि राज्य को क्या किस तरह की राज्य में इसके बाद सजगता है, क्या मामला है क्या नहीं है। ये भी बताएंगे आपको कि हमारा जो पुलिस वाले भाइयों का मामला है उसमें नया क्या हुआ है, कौन उनको चेतावनी दे रहा है, क्या उन पर कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है और फिर वो अब क्या करना चाह रहे हैं। तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जस्टिस फॉर JOA IT 817 आप लिखते रहिए, कोई बात नहीं, आपकी तमाम चीजें दिन भर हमें बहुत से मैसेज आए। स्थिति ये आई कि मोबाइल हैंग हो गया और 2 बार उसको जो है थोड़ा बाश ऑफ करना पड़ा, लेकिन ये आपका प्यार था, इसे हम स्वीकार करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप जितने भी मैसेज करेंगे हम सबका जवाब देने की मैंने कोशिश दिन में भी करी। बहुत से लोगों को जवाब मिला होगा, जिनको नहीं मिला होगा उनकी मांग भी वही थी, क्योंकि मांग सबकी एक ही आ रही थी और वो एक ही लिखी हुई लाइनें जो है सब जगह से आ रही थी। तो आज जो है ये आज हम उसी की बात करें मुख्य रूप से, लेकिन पहले कुछ दूसरी खबरों की बात कर लेते हैं। SMC वालों के साथ भी आज कुछ अच्छा नहीं रहा आज का दिन, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन भारत पहुंच चुका है और 25 नवंबर को ये नया वेरिएंट जिसको B11529 भी कहा जाता है, ओमिक्रॉन इसको नाम दिया गया, साउथ अफ्रीका में मिला था 25 तारीख को, ये इसी पिछले महीने की नवंबर की 25 तारीख को मिला था और अभी देखिए 2 तारीख है, 7 दिन के भीतर ये 27 देशों में फैल गया है। 377 अभी आधिकारिक रूप से जो आंकड़ा सामने आया 377 है। हो सकता है थोड़ी देर में जब ये फाइनल राउंड अप आए, क्योंकि विदेश का राउंड अप थोड़ा लेट आता है, तो ये 400 से ऊपर भी चल जाए, तो वहां तक ये केसेस पहुंच गए। लेकिन जो बड़ी चिंता वाली बात है वो ये है कि भारत में भी इसकी आधिकारिक एंट्री हो गई है। बेंगलुरु में 2 लोगों को जो साउथ अफ्रीका से आए थे 27 तारीख को, उनमें ये वेरिएंट पाया गया है और उससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि उनमें से एक का इलाज कर रहे डॉक्टर समेत 6 लोग संक्रमण का शिकार हैं। एक के जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे 240 के आसपास हुए थे, वो प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के उनमें तो ये वेरिएंट उनमें से कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। लेकिन जो दूसरा था, एक 66 साल का था और एक 60 साल का, एक 46 साल का। जो 46 साल वाला था उसका जो इलाज डॉक्टर वहां कर रहे थे वो संक्रमित पाया गया। उन डॉक्टर में से एक संक्रमित पाया गया है और 5 और लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं। ऐसी स्थिति में देश में भी चिंताएं बढ़ गई हैं, लेकिन ये चिंताएं उतनी नहीं है जितनी हिमाचल प्रदेश में अफवाहें फैल रही हैं। जी हां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। JOA IT वाले जुड़ते रहें जी। आज विस्तार से आपकी बात करूंगा मैं, पहले मैं जरा बाकी खबरों को निपटा लूं। मैंने सारा समय आज आपके लिए रखा है, तो आप जुड़िए, क्योंकि बाकी लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। धीरे धीरे जुड़ते हैं, किसी का नेट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, धीरे धीरे जुड़िए आप। और ये जो है हिमाचल प्रदेश में इस समय एक अफवाह चल रही है कि मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक जो है ओमिक्रॉन के मद्देनजर बुलाई है और उस बैठक में कुछ चुनिंदा मंत्रियों ने हिस्सा लिया और उसके बाद जो है बड़ी सख्त बंदिशें लगा दी हैं। 200 लोग तय कर दिए गए हैं शादी के लिए कि 200 से ऊपर नहीं हो गए। तमाम धरने प्रदर्शन बंद हो गए हैं और स्कूल भी जो है 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। ये कोरी अफवाह है। जिन भी चैनलों ने, जिन भी वेबसाइट्स ने ये खबर चलाई है, ये कोरी अफवाह है। और ऐसे जो तथाकथित चैनल हैं वो कहीं न्यूज में ब्रेकिंग की आपाधापी में इस तरह की गलतियां करते हैं और ये बहुत गंभीर गलतियां हैं। हम इसको फिर से कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती बरती जाए। अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर इन चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है और राष्ट्र में भी केंद्र ने भी ये स्पष्ट किया है कि अभी लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। ट्रैवल बैन 44 कंट्रीज ने लगा दिया है। अभी हमारे यहाँ ट्रैवल बैन भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से जो फ्लाइट्स जानी थी 15 दिसंबर से, उनका बैन उनका जो रोक गई थी उसको एक्सटेंशन दे दी गई है। लेकिन बाहर से लोग अभी आ रहे हैं और उस पर पूरी नजर रखी जा रही है और उनका हवाई अड्डे पर भी, एयरपोर्ट पर ही टेस्ट हो रहा है और वहीं पे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको भेजा जा रहा है। उसी जीनोम सीक्वेंसिंग में ये 2 लोग पॉजिटिव आए और उनके आगे संपर्कों में से 6 और पॉजिटिव आए। लेकिन जो 6 पॉजिटिव आए हैं डॉक्टर समेत, उनमें अभी ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि उनका सैंपल अभी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। सिर्फ अभी 2 लोग आधिकारिक रूप से भारत में आए हैं। लेकिन यह अफवाह फैल गई है हिमाचल प्रदेश में कि जयराम सरकार ने तुरंत आनन फानन में एक कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, दूसरे 2-3 मंत्री और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे, मुख्य सचिव शामिल थे और कर दिया गया मामला
कि अब पाबंदियां लगेंगी। ये खबर बिल्कुल अफवाह है, कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, कोई बैन जो है धरने प्रदर्शनों पर नहीं है, कोई बाइंडिंग जो है अभी शादियों और दूसरे आयोजनों पर नहीं है, और ना ही स्कूलों के बारे में कोई इस तरह का फैसला लिया गया है कि कल से 50% लोग ही आएंगे। ये बड़ी लंबी चौड़ी खबर बना के ना सिर्फ व्हाट्सएप पे घूम रही है, फेसबुक पे घूम रही है, बल्कि कुछ फेसबुक या चैनलों ने ये लगाई भी है। ये सरासर झूठ है, ये हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। अब बात करते हैं आज एसएमसी समेत अन्य शिक्षकों की जो मांगे हैं, चाहे वो कला अध्यापक हैं, शारीरिक अध्यापक हैं, दूसरे अध्यापक हैं, अध्यापकों की कुछ मांगों को लेकर जेसीसी के बाद बैठक को एक तय हुई थी कि कुछ मामले रह गए, उनको तय करना है, लेकिन ये बैठक आज नहीं हुई। इसके साथ दो चीजें हुई, एक तो पुलिस वाला मामला हो गया कि कल आइए बैठक करते हैं, और कल साहब ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, फिर अगले दिन भी नहीं हुआ, और 3-4 दिन इस तरह रविवार से लेकर हो गए। अब 2 दिन तो निकल गए, 3-4 दिन पुलिस वालों के, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो शिक्षक संघों की बैठक शिक्षा विभाग के साथ या मुख्य सचिव के साथ होनी थी, वो नहीं हो पाई। एक कारण उसका यह रहा कि मुख्य सचिव, ये बताया गया कि मुख्य सचिव व्यस्त हैं। दूसरा जो असली कारण यह था कि उसमें कुछ जो चौधरी थे, उनकी कुछ दूसरे चौधरियों के साथ नहीं बनती थी। चौधरी आपस में टकराए और इस चौधराहट में बाकी शिक्षकों का नुकसान हो गया। जो तथाकथित नेता है ना, जो सेक्रेटेरिएट में घूमते हैं, मैं इस संघ का हूं, मैं उस संघ का हूं, एक तो संघ भी बड़े भारी हैं, जिसको लगे कि मैं एडजस्ट नहीं, हो अपना संघ बना लेता है। तो ये उसका भी दुष्परिणाम है कि इन बेचारे शिक्षकों की मांगे जो है वो उन पे बैठक नहीं हो सकी। शिक्षा विभाग को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने चिट्ठी लिखी थी, जिनके टाइम में इनकी नियुक्तियां हुई थी। 2555 इनकी टोटल स्ट्रेंथ है एसएमसी वालों की। उसको लेकर चिट्ठी लिखी थी कि या तो इनको नियमित किया जाए, और अगर आप नियमित नहीं कर सकते तो आप इसको जो है कॉन्ट्रैक्ट पे इनको ले लीजिए। लेकिन अब कौन सुने फरियाद, जब इतने ज्यादा इनके नेता हो गए, इतने ज्यादा नेता हो गए कि बेचारों की परेशानी हल तो क्या होनी नहीं लगी है। जिस तरह की अफवाहें कुछ चैनल फैला रहे हैं कि जी स्कूलों में बंदिश हो गई है, शादियों में बंदिश होगी, ऐसी कोई बंदिश नहीं, कोई बैठक नहीं। हिमाचल प्रदेश में कोई फैसला इस तरह का नहीं है। सिर्फ एक फैसला हुआ है 2 दिन पहले कि बाहर से, विदेश से जो आता है उस पर नजर रखी जाए और उसका आरटीपीसीआर टेस्ट की जाए। इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है, और देश में अभी लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है। इस पे जो है केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है ये चीजें। और एसएमसी वालों की जो टीचर्स की बैठक थी वो होगी। अब पुलिस वालों की बात कर लेता हूं, उसके बाद सीधे JOAIT 817 पे आएंगे जी। पुलिस वालों को आज फिर से मायूसी मिली, बल्कि मायूसी के साथ साथ चेतावनी भी मिली। कुछ सेक्शन में ऐसी खबरें आई हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि हमारी बात मुख्यमंत्री से नहीं हुई इस मुद्दे पे, लेकिन इस तरह की खबरें आई हैं कि मुख्यमंत्री नाराज हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं पुलिस अधीक्षक संजय कुंडू को कि वे इस पूरे मामले में ध्यान रखें कि आगे से इस तरह की कोई बात ना हो, अनुशासनहीनता ना हो। हालांकि कल वाले समारोह में मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि मैं इसको अनुशासनहीनता नहीं माना जाता। फिर हमारा ही कोई साथी कुरेद रहा था बार बार क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे थोड़ा सा अजीब जरूर लगा कि सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों आए हैं, इनके 2-3 प्रतिनिधि आ सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा भी आग्रह है कि आप इस बात को समझिए कि पुलिस वालों के जब प्रतिनिधि हैं ही नहीं तो कहां से आएंगे, और यही उनकी समस्या है, इसलिए वो चुपचाप आए। उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की, वो आपके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं करे थे, वो आपके दर पे सर झुका कर आए थे, वो सजदा करने आए थे आपके दर पे। जनाब इस चीज को इस तरह से देखिए, हमको चीजों को पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में देखना चाहिए। आप खुद कहते हैं आपसे ज्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी मैंने अब तक नहीं देखी। मैंने भी 5 मुख्यमंत्री 4 देख लिए यहां पे, लेकिन आपकी तरह का पॉजिटिव आदमी मैंने भी नहीं देखा जो हर समय हर किसी की बात सुनने के लिए तैयार रहता है। अदरवाइज तो मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उस जो को आपको कोई शायद हो सकता है किसी ने फीड कर दिया हो सकता है आपको भी बुरा लगा हो, लेकिन फिर आपके पास नहीं जाएंगे पुलिस वाले हमारे भाई, तो किसके पास जाएंगे? मेरे पास तो जितना गा सकते हैं वही कह सकते हैं कि मुद्दा उठाओ, तो मैं वही करता हूं। उनका मुद्दा आपने हल करना है, इसलिए वो आपके पास आए थे। तो काइंडली जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस, आप उनका ध्यान से पूरा मामला देखें। आपने बार बार कहा कि हम एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन ये जो मामला आया है कि जो है पुलिस कर्मियों के प्रति जो है थोड़ी सख्ती बरती जाए, और ये सोशल मीडिया पे अगर वो बयान उठा रहे, बिल्कुल उठा रहे। मैंने किसी पुलिसकर्मी का बयान नहीं देखा, 50 को तो मैं फोन कर बैठा कि नहीं सर बस आप हमारा मुद्दा उठाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता भाई कोई। तो कहां चल रहा है अभियान? ये सब जो है ये सब अफवाहें हैं इस तरह की फैलाई जा रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि डीजीपी संजय कुंडू को निर्देश दिए गए हैं कि मेस में बहिष्कार और सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की बयानबाजी को जो है वो गंभीरता से लिया जाए। लेकिन मेस का अगर वो बहिष्कार कर रहे हैं तो उस मामले को समझिए ना क्यों कर रहे हैं।
फोर्स के पास यही एक माध्यम होता है अपनी बात ऊपर पहुंचाने का कि हम मैस का बहिष्कार कर रहे हैं। वो कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, वो कोई अनुशासनहीनता की कोई दूसरी चीजें नहीं कर रहे, वो कोई कानून व्यवस्था का मामला तय नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमको भी थोड़ी सी पता चल रही है कि अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो जगत प्रकाश नड्डा की रैली में उनके परिजन आकर उनसे मिल सकते हैं या कोई शांतिपूर्वक प्रदर्शन वहां बिलासपुर में कर सकते हैं। ऐसा होता है तो और भी चिंता वाली बात होगी, वो चिंता वाली बात होगी। और उनके परिजनों को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने भी तो रोजी रोटी उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है। इसलिए उनको भी, पुलिस वालों को भी जस्टिस दीजिए। तो अब बात करते हैं जी, ये सारे मामले हो गए। ओमिक्रॉन हो गया। हिमाचल प्रदेश में अफवाहें फैल रही हैं कि बंदिशें लगी हैं, बिल्कुल लगी है, कोई बंदिश नहीं लगी है। ना स्कूलों को 50% की हाजिरी के लिए बोला गया है, ना धरने प्रदर्शन पे कोई रोक लगी है ओमिक्रॉन के मद्देनजर, और ना ही जो है शादियों ब्याह इत्यादि पे कोई रोक लगी, कोई रोक नहीं लगी है। मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई है। ये सब फेक न्यूज चल रही है कई जगहों पे, इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं JOAIT 817 की। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प बात, आज इनका मसला सुलझा नहीं है और 200 पोस्टें और निकली हैं, सेम 939 या 903 कोड के तहत निकली है, जो भी कोड है। अब मैं देख रहा था इसको, 200 पोस्टें निकली हैं जी। इसमें से ये जो पोस्टें हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में है, इलेक्शन डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 148 है, इलेक्शन डिपार्टमेंट में 7 की पोस्टें निकली हैं। लाहौल स्पीति के DC के कार्यालय में 3 की पोस्टें हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में 25 हैं और 2 हैं प्रोसिक्यूशन में। हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेज में 3 निकली हैं जी, और 8 निकली है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। और अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी HP एट नेर चौक में जो है वहां भी 4 पोस्ट निकली। कुल मिलाकर 200 पोस्टें JOIT की आज निकली हैं। लेकिन जनाब ये तो वही बात होगी ना, पहाड़ी में कहते आगे दौड़ पीछे चौड़। पिछला मामला सेटल हुआ नहीं और अगले की एडवर्टीजमेंट आ गई और उसकी परीक्षा भी होने वाली है। मामला क्या है? मामला यह है कि 19,024 लोगों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। उन्होंने एक परीक्षा दी थी जिसका कोड था JOAIT 817 1100 के आसपास शायद वैकेंसी थी वो, और इसको लेकर जो है उनकी ये परीक्षाएं हुई थी। और उस परीक्षा में खलल कहां से पड़ गया, ये चलता है शुरू से। दरअसल ये पूरा मामला शुरू से बिगड़ा हुआ है। ये मामला शुरू हुआ, जो पोस्ट कोड था JOIT का 447, ये 2015-16 में भरा गया था, इसमें पोस्टें भरी गई थी। और उस समय ये कहा गया था कि किसी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब हुआ ये कि रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कईयों के पास थे, कईयों के पास नहीं थे, और कुछ पोस्टें खाली रहेगी। तो जो खाली रहेगी तो उसके लिए रिलैक्सेशन कर दी मंत्रिमंडल ने, तत्कालीन मंत्रिमंडल ने। और फिर यह किया गया कि किसी के पास 3 महीने का, किसी के पास 2 महीने का भी, तो उसको भी भर दिया गया, पोस्टें भर दी गई। और यह मामला तब हो गया, ठीक है जी। उसके बाद नई भर्ती है 2018 में 556 कोड के तहत, और उसमें पुराने जो रूल्स थे, भर्ती के नियम थे, वो बदल दिए गए और शर्त लगा दी कि 1 साल के कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। जब लोगों ने उसके लिए भरा और जब रिजल्ट आया तो कई लोगों को यह कहा गया कि आप पात्र नहीं है, क्योंकि आपका जो डिप्लोमा है 1 साल का वो सरकारी मान्यता प्राप्त या सरकारी संस्थान का नहीं है। जबकि 447 में कहीं से भी कोई डिप्लोमा करके लाया था, बस एक सर्टिफिकेट कीजिए मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, बाकी तो टाइपिंग का टेस्ट होता ही है, तो उनको रख लिया गया था। तो वो लोग इस बात से नाराज थे कि हमको उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि हमसे पिछलों को जो रखा है आपने 447 वालों को, उनका कोई इस तरह की बाइंडिंग नहीं थी कि आपको जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही डिप्लोमा लाना है। लेकिन वहां पे एक दूसरी पार्टी भी खड़ी होगी। दूसरी पार्टी वो खड़ी होगी जो बीटेक वाले थे, BBCA वाले थे, जिनके पास 2 साल की, 3 साल की या 4 साल की डिग्रियां थी। तो उन्होंने कहा कि हमको भी इसमें पात्र मानिए, 1 साल का डिप्लोमा है, हमारे पास तो 4 का है, 3 का है, 2 का है, वो भी आ गए उसमें। और इस तरह से मामला वहां बिगड़ गया। पोस्टें आधी खाली रह गई, भरी नहीं गई, और जो बीटेक BBCA वाले थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हमको जो है एंटरटेन नहीं किया गया, और उनका केस वहां पे चल पड़ा। और जो दूसरे बच गई थी पार्टी, वो इस मामले में चली गई कि 447 के तहत हमसे जो है, 447 की तर्ज पे हमको नहीं रखा जा रहा, और हमसे जो ये कहा जा रहा है कि 1 साल का जो डिप्लोमा चाहिए ये कंप्यूटर के लिए, वो सरकारी संस्थान का या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान का ही होना चाहिए। तो ये मामला वहां पे चल पड़ा। इसी तरह ये चल रहा था मामला कि अब
बीच में क्या हुआ कि पर्सनल डिपार्टमेंट ने कहा कि जो 500 पोस्ट हैं उसमें 556 वाले कोड में रह गई थी खाली, उनको खत्म कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब ये 817 का मामला आया तो उसमें आप यूं कह लीजिए कि पुरानी वाली को मिला दिया, ये कर लिया, तो 1100 पोस्टें जो हैं ये लगभग जो है 556 वाले में 1100 थी, आधी नहीं भरी जी। तो अभी जो है 817 के तहत जो है वो फिर इन नई पोस्टें जब निकली तो उसके लिए 2020 में लोगों ने परीक्षा दी। परीक्षा का रिजल्ट आया, रिजल्ट के ठीक 15 दिन के बाद टाइपिंग टेस्ट भी शुरू हो गए। आधे टाइपिंग टेस्ट शुरू हुए थे कि जो पिछले 556 वाले जो रिलैक्सेशन को लेकर हाई कोर्ट में गए थे, गवर्नमेंट के डिप्लोमे की रिलैक्सेशन को लेकर, उनकी मांग पर माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब हाई कोर्ट के फैसले पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जब स्टे दे दिया तो हुआ क्या कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो रुक गया। इसी बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी गई थी, बीटेक और दूसरी बड़ी डिग्रियों वाले, उनको वहां से राहत नहीं मिली, वो बाहर हो गए। उनको कहा गया कि आपकी जो है ओवर एलिजिबिलिटी है आपकी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ये छोटे जो डिप्लोमे वाले हैं उनके लिए है। यही होता है ना, होना भी ये चाहिए। जेबीटी और बीएड का भी मामला यही है। जेबीटी वाले कह रहे हैं ठीक है हमारे लिए कोर्स कराया था, तो जो हमारे लिए काट रहे उसमें हम ही को रखो, काहे को बीएड वालों को रख रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो उसमें भी मामला हो रहा है, उसकी भी चर्चा हम 2-3 दिन से कर रहे हैं, लेकिन आज जेओआईटी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है मामला इस तरह से स्टे हो गया। तो जेओआईटी वाले भी बेरोजगार जो थे उन्होंने भी जैसे तैसे वकील किया और वो भी अपना केस लड़ रहे हैं। और अब तक 40 हियरिंग हो चुकी हैं, 40 बार मामला लग चुका है, डे टू डे बेसिस पे हुआ बीच में। लेकिन हमें कुछ दोस्तों ने बताया, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन बताया कि कम से कम 4 या 5 बार ही इस मामले को सुना गया है। मतलब लगता है, मान लीजिए 25 नंबर पे लगा है तो 24 नंबर वाला मामला सुना जाएगा, फिर सीधे 26 में चलेगा, स्किप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये समझ से बाहर है। क्यों हो जाएगा? क्या एडवोकेट जनरल और उनकी फौज जो है इस मामले में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती? क्या ये मामला इसलिए किसका? 40 हियरिंग के बाद भी अगर ये मामला नहीं सुलझ रहा है तो देखिए उसका नुकसान क्या रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि 19,024 आदमी आपने टांग के रख दिए, उनको पता ही नहीं उनका क्या होना है क्या नहीं होना है। जिन लोगों के टाइपिंग टेस्ट हो गए 15 दिन के भीतर, बिलासपुर चंबा वालों का हो गया था शायद, तो जाहिर है कि अब होता क्या है कि जब आपका टेस्ट क्लियर होता है फिर आप टाइपिंग टूपिंग के मामले पे ध्यान देना शुरू करते हो। तो उनका तो हो गया एकदम से। 1:10 आपने बुलाए थे 1800 पोस्टों के लिए, 18,000 के 19,024 बुलाए थे, 1:10 का फार्मूला था। तो ये कुछ लोगों का आपने, लगभग आधे लोगों का आपने 10-1,000 लोगों का करवा दिया। अब जो बाकी बच गए उनके पास टाइम ही टाइम है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की कि जब छूटेंगे तब हम करेंगे। अब जो पहले वाले जिनका टेस्ट हो गया उनको बेचारों को ये चिंता है कि बाद वाले हमसे ज्यादा दक्ष हो जाएंगे और हम रह जाएंगे सब कुछ करके भी। एक चिंता ये भी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि ना तो पहले वाले ना अभी वाले तैयारी नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि एक लोचा और है, 556 वाले जो 817 में आए थे उनमें से कुछ लोग रह गए हैं उसमें, जबकि 556 में वो डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंच गए थे जब ये मामला बिगड़ा था तब। तो वहां भी बेचारों के इनके साथ भी हो। तो कहने का मसला ये है कि 447 पोस्ट कोड से जब ये पचड़ा शुरू हुआ तो ये होता गया, एक बार बदले नियम 447 के लिए बीच भर्ती में, फिर बदल के 556 के लिए, फिर बदल के 817 में। 817 में कंप्यूटर वाला मामला ही खत्म कर दिया, जबकि आईटी की पोस्ट है। आज भी जो पोस्टें निकली वो +2 के बेस पे निकली हैं। आज भी 200 पोस्ट निकली है। तो जनाब 200 पोस्टें जो आज निकली इनको बाद में भरना, जिनको आपने निकाला हुआ है आप उनको भर लें पहले, जिनका मामला फंसा हुआ है उनको निकाल लें। एक को मिला नहीं, दूसरे को आप कह रहे कि तू भी आ जा, तेरे को भी देते हैं। अरे भाई जिसको देना उसको तो दे लो पहले। अब आप सोचेंगे कि मामला कोर्ट में है तो इसमें कोई क्या कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? बड़ा सवाल यह है कि क्यों नहीं कर सकता। ये जो लोग जिन्होंने मोटी फीसें भी जमा कराई होंगी और पैसे खर्च के गए भी होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक और रिवाज है ना कि हमीरपुर वाले को सेंटर देंगे चंबा में, चंबा वाले को देंगे किन्नौर में, किन्नौर वाले को देंगे नूरपुर में, खर्चो पैसे जाओ। एक तो बेरोजगार है, ऊपर से लंबी दूरी की यात्रा करो, फिर वहां रहने को पता नहीं कहां कहां नहीं, कोई सड़क पे सो रहा है, कोई गरीब है, कोई इस चीज की कोई चिंता नहीं है। क्यों कि जी गड़बड़ ना हो जाए। अबे यार आपका सिस्टम क्या इतना गया गुजरा है कि हमीरपुर वाले का टेस्ट हमीरपुर में होगा तो नकल मार लेगा क्या हो? आपने सिस्टम को सुधारिए ना आप। ये थोड़ा बात हुई कि जी आपके घर से 50 किलोमीटर आपको सेंटर दे दिया और जो 50 किलोमीटर वाला उसको आपके घर के पास दे दिया।
परीक्षा का सिस्टम स्ट्रेंथन करो। तो वहां का पैसे खर्च हुए, वकीलों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं कि 4 पैसे का रोजगार मिलना था। इतने का तो रोजगार नहीं मिल रहा है जितने अब तक खर्च चुके हैं। तो भाई अब होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि ये बेचारे अपने पैसों से जो वकील कर रहे हैं कि अभी भी वो सारा चीजें जो है ये सरकार को देखनी चाहिए। मामला फंस गया ना, सरकार कह रही कि हम देख रहे हैं इस पे। सरकार ने 1 महीने का टाइम दिया था, खत्म हो गया, नथिंग हैपेंड। आज हमने इस मसले पर एडवोकेट जनरल साहब से भी संपर्क साधा, हमारे पुराने मित्र हैं। हमने उनसे संपर्क साधा और सीधे पूछा कि इनका कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि हालांकि जो अगली सुनवाई जो 8 दिसंबर को है, उस सुनवाई में वो खुद तो उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जो टीम है उसको कहा है कि इस मामले को अब प्रायोरिटी के बेस पे निपटाना है। अच्छी बात है, 8 को नहीं 10 को नहीं 12 को निपटा दो, लेकिन निपटा तो दिसंबर में ही। लेकिन हो क्या रहा है? ये तो सरकार ने भी कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा मामला हम कोर्ट में इसको करवा लेंगे। चाहे इस तरफ वो कोर्ट ने करना है, फैसला माननीय अदालत ने करना है, उस पर क्या टीका टिप्पणी कर सकता है कोई। अगर किसी को पसंद नहीं होगा तो रिव्यू पिटीशन में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन पहले कुछ तो फैसला हो, इधर या उधर तो लगे, लोगों को पता तो लगे कि किधर जाना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ये पता तब लगेगा जब उस पर कोई एक फैसला आएगा। फैसला तब आएगा जब हमारी माननीय एडवोकेट जनरल साहब, जो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, वो और उनकी फौज जो पीछे है पूरी, जो सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल है, फिर सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल है, फिर नीचे एडिशनल एडवोकेट जनरल है, पता नहीं कितनी फौज है जी, बड़ी लंबी फौज है हर डिपार्टमेंट के केस लड़ने के लिए। खड़े तो ऐसे होते हैं, अदालत पूरी उनसे भर जाती है जी, माफी चाहूंगा मैं उन सबसे। लेकिन मामला वही बात आ गई नहीं कि सुनवाई नहीं होनी, कागजों में हो गई, लेकिन वहां केस ही नहीं सुना कि इस मामले को आगे अगली बारी में तरीकें पड़ रही, तारीख पे तारीख 40 हियरिंग सर, छोटे से स्पैन में 40 हियरिंग हो चुकी है इस केस की। ये कुछ जमीन जायदाद का केस है कि मुद्दतों चलेगा और वो बैठे रहेंगे नौकरी के लिए। कुछ तो स्टैंड सरकार को लेना पड़ेगा। क्लैरिटी बड़ी जरूरी है इस पूरे मामले में। बहुत ज्यादा हताश है 19,000 लोग। हमने सुना है कि, हमने क्या सुना है, ये सामान्य चीज है कि सरकारें जो है वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही काम करती हैं। तो भैया 19,000 लोग जो हैं रोजगार के लिए हैं। सबको लगता है ना कि मैंने टेस्ट क्लियर किया है तो मुझे सिलेक्ट होना है। पोस्टें 1800 होंगी, सिलेक्ट भी 1800 ही होंगे, लेकिन जो 18,000 आपने बुलाया ना, सबको लगता है कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूं। अनिश्चितता में उनको मत रखिए, अन्यथा अनिश्चितता आपकी भी बढ़ जाएगी, सियासी अनिश्चितता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि उनके साथ भी 19 चौका मिनिमम रख लो आप, 76,000 उनके साथ भी है। 76,000 बहुत होते हैं। ये जो 4 सीटों का फैसला हुआ, ये देख लो आप कितने से हुआ। 6,000 एक जगह थे, 7,000 एक जगह थे, 3,000 एक जगह थे, 3,000 एक थे। ये तो 20-25,000 में निपट गई 4 सीटें। तो 76,000 बहुत होता है जी, 76,000 बहुत होता है। और ये अकेले नहीं है, बाकी भी हैं, जेबीटी वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। तो ये देखिए, अगर वोट बैंक के लिहाज से भी देखते हैं तो जनाब उस चश्मे से भी देख लीजिए, लेकिन इनका कोई ना कोई हल निकालिए। इनको आप जो है न्याय दीजिए। जो पात्र हैं वो 1800 लोगों को रखिए, जो पात्र नहीं निकलते आपके सामने, जो मेरिट में नहीं आते पहले 1800 में, वो फिर अगली तैयारी करेंगे। लेकिन टांग के मत रखिए, हैंगर बना के रख दिया, इधर को झूलो उधर को झूलो, आज फैसला आएगा कल आएगा, ये होगा। आदमी जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इससे, वो अगली परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इससे तो बेहतर होता आप कह देते कि हमने पूरी परीक्षा रद्द कर दी, नई सिरे से होगी। आप जो 200 आई उनको भी मिला लो, 1800 200 2000 पोस्टें कर दो, लेकिन बच्चे को क्लैरिटी तो होगी। +2 का आपने उनके लिए क्राइटेरिया रखा है। +2 का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसको होता किसी का पहला टेस्ट हो, उसका पहले ही टेस्ट में इस तरह का जो है बुरा अनुभव रहेगा, तो आगे उस पे उसके मानस पटल पे उसके कितना जो है तनाव होगा, उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीजें देखनी चाहिए। कुर्सी में बैठ के ये भाषण दे देना, वो भाषण देना, जैसे मैं दे रहा हूं, ये भी बड़ा आसान है, मेरा भाषण भी देना बड़ा आसान है, लेकिन इस चीज को वही जानता है जो इस चीज को भुगत रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि 19,024 लोगों का मामला नहीं है ये 76,000 लोगों का मामला और है। 76,000 और जुड़े इनके साथ। अगर 4 की फैमिली है तो टोटल 76,000 का है। अगर 4 में ए भी प्लस है तो ये लगभग 1 लाख को मामला पहुंचता है। इसको करिए। 200 पोस्टें आपने नहीं निकाली है, अच्छी बात है। 82 के लिए तो मेरे ख्याल 19 तारीख को परीक्षा हो रही है, अच्छी बात है। इनका भी कुछ कर लीजिए ना पहले।
या कुछ नहीं है तो 556 वाले जो थे क्लियर किए, जो डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंच गए 200 में उनको भी दे दो ना, लेकिन दे दो भाई, उनका भी हक बनता है। लेकिन ना 556 वालों को मिल रही है, ना उनके चक्कर में 817 वालों को मिल रही है। मजे लगे हुए जी, लटका हुआ मामला, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो मंत्री हैं जी, हम तो मंत्री बन गए, इन्हीं लोगों ने बनाया है, इन्हीं लोगों ने बनाया है। और अगर इनके काम नहीं बनेंगे तो फिर कोई नहीं बनेगा, तो फिर कोई नहीं बनेगा, ये सब जानते हैं, ये कहना अच्छा नहीं लगता। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आप जुड़े और बहुत से मैसेज आपने किए, आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से मैसेज आपने किए, करते रहिए। आई लव योर मैसेज, आई लव यू। और आपके लिए हम लोग हैं, पुलिस वालों के लिए हम लोग आवाज लगातार उठा रहे हैं, आज फिर उठाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह के कोई आदेश हुए हैं, इस तरह के निर्देश हुए हैं कि उनके ऊपर सख्ती की जाए, वो मैस का बहिष्कार क्यों करें? अब जबरदस्ती मैस में रोटी खिलाओगे क्या? प्रश्न ये है ना, जबरदस्ती खिलाओगे क्या? अगर किसी का मन नहीं है तो आप उसके तन में जितना मर्जी मैस में जाकर ठुसवा लीजिए रोटी, उसको कोई फर्क, उसको खाना लगेगा नहीं, वो मन से नहीं खाए। मन तभी होगा जब उनकी होगी। उनका भी 8 साल का पे बैंड का मामला है, लटका हुआ 2 साल कर दीजिए उसको, वही चाह रहे हैं, वही चाह रहे हैं। ये तो बड़ी मजेदार बात है कि आपकी तो नौकरी रेगुलर है जी, आप तो अनुबंध पे है ही नहीं। जब अनुबंध पे नहीं है, नौकरी रेगुलर है, तो दो ना, फिर पैसे दो रेगुलर के, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे। और अगर कोई जस्टिस के लिए बात करे तो वो अपराधी हो जाता है, वो अनुशासनहीन हो जाता है। पता नहीं ये नियम कहां से लाते हैं अफसर लोग ही ऐसे नियम लाते हैं। क्यों? उनको तो मिल रही है मोटी तनख्वाह, गाड़ी मिली हुई है, घर मिला हुआ है, लेकिन जो आम कांस्टेबल है वो सड़क पे बारिश में, बर्फबारी में, धूप में, कोरोना में, मेले में, झमेले में, लफड़े में, एक्सीडेंट में दिन रात सेवा करता है। 24 घंटे, 30 36 घंटे लगातार ड्यूटी लगती है। रैली है तो 3 4 दिन पता नहीं बेचारे कहां सो रहे हैं, कहां नहीं सो रहे हैं, कोई नहीं पूछता उनको सवेरे की उठ के तुमने रोटी खाई। ये कहता है कि समय पे अपनी जगह पे कौन नहीं पहुंचा। तो भैया समय पे तो तभी पहुंचता है ना कोई, जब समय सार और समय अनुसार चीजें मिले। तो समय उनका भी बहुत बीत चुका है, उनके सब्र का पैमाना भी छलक रहा है। ऐसी कोई नौबत ना ही आए कि कोई बड़ी चीज वो करें तो अच्छी बात है। और ऐसी नौबत ना भी आए, इनकी भी नहीं आए कि JOIT 817 वाले जो है उनको भी कुछ करना पड़े। अगर ऐसी नौबतें आती रही, हर किसी को धरना प्रदर्शन करना है, तब भी chaos क्रिएट हो जाता है। वो भी अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं होते। तो JOIT वालों के लिए आज हमने बैठक पूरा जो समर्पित था हमारा बुलेटिन मूल रूप से, लेकिन बाकी खबरों को लेना जरूरी था। एक बार फिर से चलते चलते आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कमी रह गई हो, कोई मुद्दा रह गया तो मेरा नंबर आप सबके पास पहुंच गया, क्योंकि 2-2.5 हजार मैसेज तो मैंने दिन में लिए, अटेंड किए। तो आप भेजें, विस्तार से लिख के पॉइंटर भेजें, उनको भी उठाएंगे, डेली उठाएंगे। आप बोलिए डेली अगर हमारे 2-3 बुलेटिन होंगे तो 3 बार उठाएंगे, 4 होंगे तो 4 बार उठाएंगे। हम लोग आपके ही लिए हैं जी। तो जस्टिस फॉर JOIT 817, जस्टिस फॉर JBT, जस्टिस फॉर SMC एंड ऑल अदर टीचर्स, जस्टिस फॉर ऑल एम्प्लॉइज, और बेरोजगारों के लिए भी जस्टिस फॉर अनएम्प्लॉयड। बहुत सी योजनाएं सरकार ने की थी, हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं इस पे। कब क्या कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या किया है अब तक, ये अब हिसाब मांगने का समय आ गया है। और ये हिसाब हम नहीं, जनता मांगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर से बता दूं, हिमाचल प्रदेश में जयराम मंत्रिमंडल की कोई बैठक आज नहीं हुई है, कोई भी इस तरह का फैसला नहीं लिया गया है, जैसा कि कुछ चैनल और कुछ वेबसाइट्स और कुछ व्हाट्सएप पे घूम रहा है कि कल से बंदिशें शुरू हो जाएंगी, स्कूल कल से 50% पे होंगे। नहीं होंगे बिल्कुल। और जो लोग ये अफवाहें नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। ये भी कहा जा रहा है उस खबर में जो फैल रही है सब जगह कि जी बंदिशें लगा दी हैं, शादी समारोह में 200 से ऊपर नहीं होंगे। बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई फैसला नहीं हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि धरने प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं होगी, ये भी गलत है। ये ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं, तो बंदिशों की बात तो दूर की बात है। अभी इसको लेकर कोई बंदिश नहीं है, ओमिक्रॉन को लेकर सिर्फ एक बंदिश है कि आपने कोविड प्रोटोकॉल का बिहेवियर का जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। आप मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। बाहर से कोई आता है तो उनके लिए बंदिशें हैं, विदेश से आने वालों के लिए। एक उत्तराखंड को छोड़कर बाकी कहीं कोई बंदिशें इस तरह की नहीं है। उत्तराखंड ने RT-PCR टेस्ट जो है हर बाहर राज्य के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य किया है, लेकिन पूरे इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वालों के ऊपर ही RT-PCR टेस्ट करवाना जरूरी है। और अगर विदेश से कोई हिमाचल प्रदेश में भी आता है तो उसके ऊपर भी नजर रखनी है, उसका यहां आके भी RT-PCR टेस्ट होगा। और अगर वो हवाई अड्डे वाले टेस्ट में नेगेटिव भी आया है तब भी उसको 7 दिन यहां स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में रहना है। लेकिन इसके अलावा कोई बंदिश नहीं है। ये सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों में ना आए।
थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े, सबका मैं नाम नहीं ले पाया आज, लेकिन आप सबका एक फरमाइश थी कि इस तरह से किया जाए, तो हमने आपकी जो आज्ञा थी वो हमारे शिरोधार है और हमने इस मुद्दे को उठाया। शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिएगा। पुलिस वालों के लिए भी लिखिए, आप वो नहीं लिख सकते, वो अनुशासनहीन नहीं है, वो अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, लेकिन आप लिखिए, आपके लिए वो लिख देंगे JOIT 817, और इसी तरह से सहयोग चलता रहेगा। हम तो हैं ही, हम आपके आवाज बन के हमेशा इसी तरह से अपनी बात, आपकी बात को जो है अपने माध्यम से कहते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, गुड नाइट, और इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।